Hello everyone, 12th standard physics, the very first chapter, electric charges and fields. Well, ये जो चैप्टर है ये आपके लिए बेस बनाएगा इलेक्ट्रोस्टैट्स का। इलेक्ट्रोस्टैट्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है कि आप चार्जेस की जो रेस्ट पोजीशन है उस पे आप उनकी पूरी स्टडी करें। लाइक व्हेन द चार्जेस, जैसे चार्जेस अगर मोशन में है तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन आ गया, बिकॉज चार्जेस इन मोशन इज इलेक्ट्रिसिटी। बट व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट तो उस पे हम लोग जो स्टडीज करते हैं वो पूरी की पूरी स्टडी आती है इलेक्ट्रोस्टैट्स में। और ये जो चैप्टर है ये बेस बनाता है आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैट्स का। और इस चैप्टर में इतनी ज्यादा चीजें हैं डिस्कस करने के लिए कि हम लोग सभी चीजों को एक साथ तो डिस्कस नहीं कर सकते। तो इस बोर्ड पे हाल फिलहाल वो टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो हम लोग आज की वीडियो में टच करने वाले हैं। So the very first one is electric charges and its types. अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आप लोग ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में एक छोटी सी डेफिनेशन टाइप पढ़ चुके हैं, एंड still we will be discussing it again because it's more kind of a revision part for you. And the next one will be types of electric charges. Obviously कितने types of electric charges हैं हम ये भी डिस्कस करेंगे। The next one will be talking about conductors and insulators. And उसके बाद ये जो दो टॉपिक्स हैं, that is electrostatic induction, this one, the electrostatic इंडक्शन एंड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ये कुछ नए से टॉपिक हैं, इन्हें भी हम लोग टच करेंगे, समझेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पॉसिबल है और क्या है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद जब अगर हम बात कर रहे हैं चार्जेस की, तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज होनी ही होनी है, बिकॉज चार्ज जो है वो खुद एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की। लाइक अगर मैटर एग्जिस्ट करता है तो जिस तरह उसका मास एग्जिस्ट करेगा उसी तरह उस मैटर के लिए चार्ज भी एग्जिस्ट करेगा, और अगर चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो डेफिनेटली चार्ज के पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज तो होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं जो हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं? द फर्स्ट वन इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि आप चार्ज को किस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। लाइक अगर मैं बहुत सारे चार्जेस को एक साथ लूं तो किस तरह से मैं उन चार्जेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, टच करेंगे। The next one will be quantization of charge. Quantization of charge का मतलब ये है कि आप चार्ज को किस तरह से स्मॉलेस्ट जो यूनिट है उसके मल्टीपल्स में लिख सकते हो, मींस दैट इज द मल्टीपल ऑफ ई। ई के मल्टीपल्स में हम किस तरह से चार्जेस को लिख सकते हैं, दैट इज ऑल अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। द लास्ट वन इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब क्योंकि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और डेफिनेटली कंजर्व है, मींस सीधी बात है, अगर जैसे हम मास के लिए बात करते हैं, एनर्जी के लिए बात करते हैं, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। सेम इज द केस विद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दैट चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, राइट? बिल्कुल समझेंगे, इसे डिटेल में समझेंगे हम लोग। एंड द लास्ट टॉपिक व्हिच विल बी टचिंग इन दिस वीडियो विल बी द कूलम्स लॉ। ये एक तरह से वेरी फर्स्ट गवर्निंग लॉ है फॉर इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज फॉर दिस चैप्टर। अच्छा, इसका हम लोग वेक्टर फॉर्म पे डिस्कस करेंगे और हम लोग इसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद अगर हमारे पास टाइम रहता है दैट, तो वी विल बी टचिंग फ्यू न्यूमेरिकल्स, विल बी सॉल्विंग देम एंड विल सी कि चलिए आगे बढ़ते हैं। Let's start with electric charges. चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस की। इलेक्ट्रिक चार्ज, वेल टॉपिक बहुत ही सिंपल सा है और आप लोग जानते भी हैं क्या कि जिस तरह से बाकी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उनको डिफाइन नहीं कर सकते। 11th स्टैंडर्ड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दैट जो भी डेफिनेशंस हैं वो थोड़ी जुगाड़ू सी डेफिनेशन है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन जो निकल के आ रही है वो भी थोड़ी सी जुगाड़ू सी ही है।
बट यहाँ हम लोग जो समझेंगे वो मोस्टली ये कि चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअली है क्या. तो इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर. इट इज व्हाट? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर. इसे पॉज कर देता हूं. तो चलिए बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस की. राइट, अब अगर इलेक्ट्रिक चार्ज की बात की जाए, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज में हम लोग क्या समझ सकते हैं? सी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, हमें पता चला कि मैटर जो है वो एटम से बनता है. राइट, एटम्स का हमने फिर बाद में बाइफर्केशन किया, तो हमें पता चला दैट एटम इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. राइट, तो अगर हम बात करें एक एटम की, तो उसमें जो तीन पार्ट्स हैं वो तीनों भी तो है तो मास के पार्ट्स. राइट, दे हैव मासेस. लाइक अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की, राइट, प्रोटॉन जो है उसके खुद के पास जो मास है दैट इज 1.67 into 10 to the power minus 27 kg is the mass for proton. For electron we have 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Right. For neutron we have approximate same mass as proton, but definitely इसका जो मास है वो प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है. There is a slight difference between proton and neutron in mass, and neutron has a slightly bigger mass. Now हम बात करेंगे किस पे? हम बात करेंगे दो इलेक्ट्रॉन्स पे. सी, जब दो इलेक्ट्रॉन्स को मैं एक स्मॉल डिस्टेंस के गैप पे अगर रखता हूं, राइट, एक छोटे से गैप पे रखता हूं, लाइक अराउंड से 1 सेंटीमीटर, उस 1 सेंटीमीटर के गैप में दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अगर मास के साथ है, मींस इफ दे हैव मास, तो डेफिनेटली उनके बीच में क्या होगा? एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो एक्ट करेगा. राइट, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कितना होगा? और इतना फोर्स होने के बावजूद भी क्या इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? ये तो हम भी जानते हैं नहीं करेंगे, बट क्यों नहीं करेंगे उस चीज का पता हमें यहां पे चलेगा. और वहीं से फिर हमारे लिए जो चीज आएगी वो आएगी इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन. नाउ अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशनल फोर्स की बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां बात करते हैं विद द फॉर्मूला Gm1m2 by r square, और ये है कितना? 6.67 into 10 to the power minus 11 into 9.1 into 10 to the power minus 31 का स्क्वायर कर लेते हैं डायरेक्टली, क्योंकि हमने दो इलेक्ट्रॉन्स ही लिए हैं, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 10 to the power minus 2 meters. सो डेफिनेटली इसका भी स्क्वायर हम लोग लेंगे. जब वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आएगी दैट विल बी 5.5 into 10 to the power minus 67 न्यूटन. अच्छा, अब ये जो चीज है ये उतनी मैटर नहीं करती. हमारे लिए जो मेन मैटर है वो है ये कि फोर्स है किस ऑर्डर की, किस रेंज की. तो इट इज ऑफ द ऑर्डर 10 to the power minus 67 न्यूटन. इतनी छोटी अट्रैक्टिव फोर्स है, बट स्टिल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, भले ही कितनी भी छोटी हो. तो अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एग्जिस्ट करती है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स को टेक्निकली एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए. बट क्या ये ऐसा करते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि जब भी हम इन्हें पास लेके आते हैं तो वहां पे एक रिपल्सिव फोर्स ऑलरेडी होती है जो इनके बीच में एग्जिस्ट करती है, और वो होती है 2.3 into 10 to the power minus 24 न्यूटन. अब यहां भी जरा इसका ऑर्डर चेक करो, जो आता है 10 to the power minus 24 के ऑर्डर का. मींस इस अट्रैक्टिव फोर्स से ये जो रिपल्सिव फोर्स है ये कहीं ज्यादा पावरफुल है, कहीं ज्यादा. अब अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन है तो वो रिपल्सिव फोर्स इस मास की वजह से तो नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती इस मास की वजह से? क्योंकि मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स है. मींस डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन के पास कुछ तो और एक्स्ट्रा है, कुछ तो है जो अट्रैक्शन की जगह रिपल्शन क्रिएट कर रहा है. तो वो रिपल्शन कौन सी चीज क्रिएट करके दे रही है आपको? वो रिपल्शन क्रिएट करके दे रही है इलेक्ट्रॉन की एक और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रॉन की एक और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज. और यही जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से है, तो इस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स. इलेक्ट्रिक फोर्स.
सो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑल अबाउट, कि इलेक्ट्रॉन की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, नॉट जस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन की भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मींस प्रोटॉन्स भी जो है, दो प्रोटॉन्स को अगर आप एक साथ लेके आओगे तो इवन दे विल रिपेल ईच अदर विद द एग्जैक्ट सेम अमाउंट ऑफ फोर्स। सो दैट मीन्स प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स डू कैरी सम चार्ज, दे डू कैरी सम चार्ज। वेल न्यूट्रॉन नहीं, उसके बीच में सिर्फ अट्रैक्शन होता है और उसके लिए कोई रिपल्सिव फोर्स एक्सपेरिमेंटली देखने को नहीं मिलती। दैट मीन्स तो जो चार्ज कैरियर्स हैं हमारे पास वो है सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन्स डू नॉट कैरी एनी सॉर्ट ऑफ चार्जेस, न्यूट्रॉन्स डू नॉट कैरी एनी सॉर्ट ऑफ चार्जेस। तो अगर न्यूट्रॉन्स के पास चार्ज नहीं है तो सिर्फ अट्रैक्शन पॉसिबल है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, राइट। अब यहां बात करते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की। क्यों? क्योंकि हमारे लिए अगर चार्ज के जो कैरियर्स हैं वो तो सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं। तो अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दो ही हमारे चार्ज कैरियर्स हैं तो जरा इनके बारे में देखें। तो जैसे कि हमने अभी ऑब्जर्व किया कि दो इलेक्ट्रॉन्स को मीन्स अगर मैं इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन करता हूं, प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन करता हूं, तो ये जो दो कॉम्बिनेशन है ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ये एक दूसरे को कर रहे हैं रिपेल, राइट। ये भी रिपल्शन में आ रहा है, ये भी रिपल्शन में आ रहा है। तो क्या हो अगर मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ लेके आऊं? अब एक्सपेरिमेंटली अगर हम ऐसा करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहां पे जो है वो रिपल्शन नहीं है, यहां पे हो रहा है अट्रैक्शन, राइट, अट्रैक्शन। अब जरा थोड़ी सी ध्यान से समझना चीजों को। यहां पे जो इनके बीच में रिपल्शन आ रहा था वो आ रहा था 2.3 × 10⁻24 न्यूटन। यहां पे भी जो रिपल्शन आ रहा था वो कितना आ रहा था? 2.3 × 10⁻24 न्यूटन। मींस जो चार्ज है वो तो दोनों के लिए सेम टू सेम है। जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के पास सेम है, एग्जैक्टली सेम है। लेकिन जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों को सेपरेटली यहां पे इकट्ठा लेके आ रहा हूं, मींस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ लेके आ रहा हूं, तो दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। मींस यहां पे दोनों क्या कर रहे थे? रिपेल कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा था, प्रोटॉन रिपेल कर रहा था, डिस्पाइट हैविंग सेम चार्जेस ऑन बोथ ऑफ देम। जैसे ही मैं उन्हें एक साथ लेके आता हूं, मींस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को लेके आता हूं, दे शो अट्रैक्शन। मींस उनके पास जो चार्जेस हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, बट उनकी जो नेचर है वो डेफिनेटली अलग अलग है। नेचर जो है वो क्या है? डेफिनेटली अलग है। मींस जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आता है दैट इज 1.67 × 19 कूलम्स, एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ चार्ज आता है इसके ऊपर दैट इज 1.6 × 10⁻19 कूलम्स। बट दोनों का जो नेचर है वो अलग अलग है। क्योंकि अगर दोनों का नेचर सेम होता तो जिस तरह का रिपल्शन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं, प्रोटॉन शो कर रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ रिपल्शन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को भी शो करना चाहिए था। बट नहीं, यहाँ पे शो हो रहा है क्या? अट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो चार्ज का नेचर है वो दोनों के लिए है अलग अलग। अच्छा, अब जैसे हम लोग मैग्नेट में शो करते हैं कि एक पोल हो गया नॉर्थ पोल, एक पोल हो गया साउथ पोल, तो इस तरह यहाँ पे तो नहीं शो कर सकते कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नॉर्थ पोल टाइप उसका। तो यहाँ पे हम लोग जो शो करते हैं वो किस तरह से करते हैं कि हमने इलेक्ट्रॉन को चार्ज दिया -1.6 × 10⁻19 कूलम, वाइल हमने प्रोटॉन को जो चार्ज दिया वो हुआ 1.67 × 10⁻19 कूलम। और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो 0 से भी नीचे चला गया। यहाँ पे इसका कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो नेचर प्रोटॉन के चार्ज का है एग्जैक्टली ऑपोजिट नेचर है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, और कोई ज्यादा इनमें डिफरेंसेस नहीं है। The negative sign only shows that the nature of charge of electron is totally opposite to the nature of charge of proton. That's it. ये जो है ये कन्वेंशनली है। मीन्स अगर
आप कन्वेंशन डिसाइड करते हो दैट यू वांट टू गिव प्रोटॉन एज नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन एज पॉजिटिव, यू जस्ट हैव टू मेंशन दैट इन अ कॉर्नर एंड यू कैन डेफिनेटली चेंज दीज बिकॉज दीज आर गिवन कन्वेंशनली. ऐसा फिक्स नहीं है, किसी ने भी फिक्स नहीं कर रखा है. इट इज जस्ट द कन्वेंशनली गिवन दैट इलेक्ट्रॉन्स चार्ज इज -1.6 into 10 to the power -19 कूलम एंड प्रोटॉन्स चार्ज इज पॉजिटिव 1.6 into 10 to the power -19 कूलम. जबकि ये सिर्फ इनके नेचर शो करता है कि इलेक्ट्रॉन का नेचर और प्रोटॉन का नेचर एक दूसरे के डेफिनेटली ऑपोजिट है. इसके बाद हम लोग अगर बात करें तो बात करते हैं हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर्स की. तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या है भाई? ऑब्वियसली वही चीज है जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को इजीली होने देते हैं. दैट इज अ कंडक्टर, राइट? कंडक्टर, इंसुलेटर. अगर 10th स्टैंडर्ड से आए तो यहां पे क्या है? रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस इज वेरी लो, comparatively resistance is very high. Resistance is very high, right? अच्छा, यहाँ पे जो है वो चार्ज फ्लो easy है, right? It allows charge to flow very easily, while this one charge flow is very डिफिकल्ट, राइट? जनरली हमारे जो कंडक्टर्स हैं वो कौन हैं? वो है मेटल्स, राइट? नॉन मेटल्स में अगर हम बात करें तो आप ग्रेफाइट को इंक्लूड कर सकते हो. जबकि इंसुलेटर्स जो हैं वो जनरली रबर, प्लास्टिक, वुड, ड्राई वुड, नॉट वेट वुड, रबर, प्लास्टिक, वुड, ये सब क्या है? ये चार्जेस को अपने अंदर से इतना ज्यादा फ्लो करने नहीं देते. लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा डिटेल में समझे तो एक्चुअली क्या है कि मेटल्स के पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा हैं, राइट? मेटल्स के पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा हैं और वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसी इलेक्ट्रिसिटी पास होने की कोशिश करती है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज के फ्लो को इजी कर देते हैं आपके लिए. जबकि इंसुलेटर्स में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है और इसी वजह से जो चार्ज फ्लो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इंसुलेटर्स के केस में. अच्छा, इनके बीच में एक टर्म और आता है यहां पे, दैट इज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. ये वो है जो चार्ज फ्लो के लिए इतने ज्यादा सुटेबल तो नहीं है लाइक जस्ट दीज कंडक्टर्स, बट वो चार्ज को इतना ज्यादा भी नहीं रोकते लाइक इंसुलेटर्स. तो ये थोड़ा सा बीच का रास्ता है. हम लोग सेमीकंडक्टर्स का एक प्रॉपर चैप्टर भी आएगा, उसमें भी हम लोग इसे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं. और कंडक्टर्स के अलावा हमारे पास एक चीज और है, वो है सुपर कंडक्टर्स, जो वैसे तो हाइपोथेटिकल ही है बिकॉज उनके लिए जो टेम्परेचर रेंज चाहिए वो बहुत लो चाहिए और उतनी लो टेम्परेचर रेंज में अगर आप सुपर कंडक्टर्स बना भी लेते हो तो उन्हें यूटिलाइज करने के लिए आप खुद तो बचोगे नहीं. क्या करोगे फिर ऐसे सुपर कंडक्टर्स का? हाल फिलहाल में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है नहीं कि हम लोग सुपर कंडक्टर्स को इतने ज्यादा वास्ट फॉर्मेट पे यूज कर सकें, बट स्टिल देयर इज अ term as superconductor also, which has almost negligible resistance in the system. And जो conductors हैं, the best conductor known is silver. Best conductor known is, and the best practical conductor is copper. तो आप सोचोगे कि बेस्ट कंडक्टर और बेस्ट प्रैक्टिकल कंडक्टर में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि अगर आप सिल्वर के वायर लगाओगे तो ये इंडिया है या वर्ल्ड में भी कहीं भी देख लो, अगर चांदी के तार लगाओगे तो अगले दिन खंबे दिखाई देंगे, उस पर तार तो दिखने वाले नहीं है. बिकॉज सिल्वर इज कॉस्टली मटेरियल, राइट? भले एक बार को, और उसका जो रेजिस्टेंस है सिल्वर का वो कॉपर से काफी कम है. कंपैरेटिवली कॉपर का रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है सिल्वर से, लेकिन आप सिल्वर के वायर यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि एक तो चीज इसकी कॉस्टिंग इतनी हाई है, और अगर आप किसी तरह चलो इसमें इन्वेस्ट कर भी देते हो तो स्टिल आपको लगता है लोग छोड़ेंगे नहीं ना, इसीलिए हम लोग कॉपर का यूज करते हैं, कॉपर वायर्स. अच्छा, कॉपर के बाद एल्यूमिनियम वगैरह भी आते हैं, बट दे आर इन लोअर पोजीशंस. सो बेस्ट प्रैक्टिकल कंडक्टर इज कॉपर, व्हाइल द बेस्ट कंडक्टर इज सिल्वर. इसके अलावा बात करते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है. चलिए बात करते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में.
तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी तो समझ में आता है, बट फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? Is it something related to the friction? Yes, definitely it is related to the friction, but how it is related to the friction? Like it is this, see this pen, अगर मैं इसे इस तरह से सर में रब करूं और उसके बाद मैं इससे छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करूं तो बिल्कुल अट्रैक्ट कर सकता है। यही काम अगर मैं कॉम के साथ करता हूं ड्राई हेयर्स में से निकाल के, तो वो अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे जो हमारे पुराने सीआरटी टेलीविजन हुआ करते थे, उनमें भी अगर हम जैसे हाथ को पास लेके जाते तो क्या होता था, वो हेयर अट्रैक्ट कर लेते थे। Like this is the way how like frictional electricity is working. होता क्या है कि जब हम एक दूसरे से चीजों को रब करते हैं तो दोनों ही चीजें इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती हैं। इलेक्ट्रिकली चार्ज, इसका मतलब ये है कि अगर आप ड्राई हेयर्स में से कॉम को निकालेंगे तो डेफिनेटली आपके हेयर्स भी इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएंगे और वो कॉम भी, और फिर उस कॉम के साथ आप चाहो तो छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर सकते हो, राइट? दिस इज व्हाट फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज अबाउट। मींस आपने क्या किया, आपने घिसा कॉम को बालों में से, और उन हेयर्स में से घिसने के बाद हुआ क्या, उन दोनों में चार्ज आ गया, और जब दोनों में चार्ज आ गया तो वो चार्ज क्या करेगा, चीजों को अट्रैक्ट करेगा। ये चीज सिर्फ इसके साथ नहीं होती, जैसे हम जब कार चला रहे होते हैं तो व्हेन the surface of car comes in contact with air, so that surface of car becomes electrically charged, right? It's not just with कि हाँ dry hairs में कॉम निकाल रहे हो तो वही चीज हो गई, आप ग्लास रॉड को सिल्क क्लोथ से रब करो तो उसमें भी ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट हो जाता है, मींस इवन दैट बिकम्स स्टैटिकली इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। तो वो जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो इसमें आ जाती है। इसीलिए इस फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, राइट? ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। डेफिनेटली ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, काफी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। जैसे ही वो इफेक्ट खत्म, ये चीजें भी नीचे गिरने लग जाती हैं और इसके पास कोई ऐसा पावर नहीं बचता है, ऐसा कोई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज नहीं बचता है, राइट? नेक्स्ट चीज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो इसी का थोड़ा सा आगे चल के हम लोग बात करेंगे, और वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये तो हमने क्या किया, हमने एक फिजिकल कांटेक्ट लेके आए तो इसमें से चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट हुए, मींस ऐसी चार्जिंग क्रिएट हुई। बट अगर हम इस तरह से चार्ज कर पाए, मींस जहां में एक दूसरे को टच ही ना करना पड़े ऑब्जेक्ट्स को, तो ऐसे केस में हमारे पास जो दूसरा मेथड है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। आइए देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन एक्चुअली क्या है। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि हम लें एक एक मेटल स्फीयर, ठीक है? और इस मेटल स्फीयर को मैं इन कांटेक्ट लेके आ रहा हूं, नॉट एक्चुअली फिजिकल कांटेक्ट, बस इसके पास लेके आ रहा हूं एक ग्लास रॉड। अब ग्लास रॉड जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, और ये कैसे हुई, ये मैंने किया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के दम पे। लाइक आई रब दिस ग्लास रॉड विद अ सिल्क क्लॉथ, तो ऑब्वियसली ये हो गई इलेक्ट्रिकली चार्ज। अब इस चार्ज रॉड को मैं क्या करूंगा, इस स्फीयर के पास लेके आऊंगा, तो सी इस पे जो है वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स वैसे तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, राइट? इस पे कोई चार्ज नहीं है, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के बावजूद होगा क्या कि मैं जैसे ही इस ग्लास रॉड को पास में लेके आऊंगा तो इससे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन्स इस पे हैं, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरफ भाग जाएंगे, राइट? दे विल मूव टुवर्ड्स एज, एंड जो ग्लास रॉड की तरफ वाला एज है वहां पे सारे के सारे प्रोटॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे, बिकॉज प्रोटॉन्स अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इन्हें इस तरफ ले आएगा, वाइल जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उस तरफ मूव कर जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, इसे हटाऊंगा नहीं यहां से, क्योंकि मैं इसे जैसे ही हटाऊंगा ये वापस मिक्स हो जाएंगे, तो मुझे ऐसा काम करना नहीं है। मुझे क्या करना है, मुझे इस स्फीयर को बिना किसी से टच कराए, मींस इस रॉड से बिना टच कराए इसे इलेक्ट्रिकली चार्ज करना है। तो मैं इस ग्लास रॉड को फिलहाल यहीं पे रखूंगा तब तक जब तक मैं यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स में से कुछ बाहर उठा के नहीं फेंक देता। तो व्हाट आई विल डू कि मैं इस स्फीयर को अर्थ वायर से कनेक्ट कर दूंगा। अब जैसे ही मैं इसकी अर्थिंग करता हूं तो होगा क्या, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या होंगे,
वो सीधे अर्थ में चले जाएंगे। तो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी विल हैव दैट ग्लास रॉड स्टिल विद अस, एंड ये जो है स्फीयर, इस पे अब इलेक्ट्रॉन्स उतने नहीं दिखाई देंगे जितने आपको प्रोटॉन्स दिखाई देंगे। तो अब अगर मैं इस ग्लास रॉड को यहां से हटा भी दूं तो भी इस पे जो एक्सेस चार्ज है वो कौन सा है? इस पे तो एक्सेस चार्ज किसका रहेगा? प्रोटॉन्स का ही रहेगा, मींस पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। तो डेफिनेटली मैंने क्या किया, मैंने इस स्फीयर को, इस रॉड को आपस में टच तो बिल्कुल नहीं किया। विदाउट टचिंग देम मैंने क्या किया, मैंने इस स्फीयर के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट चार्ज। वी charge a particle which is neutral, we charge an object which is electrically neutral without touching it with any other thing. So that is what charging by induction, charging by induction। अब इंडक्शन का मतलब ये होता है कि हम फिजिकल कांटेक्ट ना करें, विदाउट फिजिकली टचिंग इट। सो हमने चार्ज इंड्यूस किया इस पे बिना किसी कांटेक्ट के। सो दिस इज हाउ the induction process works। So अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, और वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। अब मैं अगर चार्ज की प्रॉपर्टीज की बात करूं तो हम लोग बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। वन इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो होगी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वेल द थर्ड वन इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चलिए पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। अब चार्ज का जो एडिटिव नेचर है वो किस तरह सामने आता है? वो ऐसे कि अगर हम बात करें चार्ज की, तो चार्ज भी जो है वो मास की तरह, चार्ज जो है वो मास की तरह एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी होने का मतलब क्या है? दैट इट डज नॉट रिक्वायर एनी डायरेक्शन, मींस आप इसे डायरेक्टली एल्जेब्रिकली ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूं 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम, -8 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम। मेरे पास ये चार्जेस हैं जिसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज है, कुछ नेगेटिव चार्ज है, और मैं यहां पे सिस्टम का टोटल चार्ज अगर निकालने की कोशिश करूं, सो द Q net, the total charge of the system will be what? 1 plus 2 plus 6 minus 4 minus 8 plus 3. So here it will be -4 -8 -12, and here we have 8 3 11 12. So we have total 0 microcoulomb of the charge. अगर यहां में कुछ और ऐड या सबट्रैक्ट करता, लाइक अगर मैं 6 माइक्रोकूलम और ले आता तो यहाँ पे 6 ऐड हो जाता, एंड इट वुड हैव बीन इन टोटल 6 माइक्रोकूलम। मींस मैं इसे डायरेक्टली ऐड या सबट्रैक्ट बहुत इजीली कर सकता हूं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ड्यू टू विच चार्ज कैन इजीली बी एडेड एंड सबट्रैक्टेड जस्ट लाइक नंबर्स। अब बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। तो जरा सोचिए, अगर यूनिवर्स में सिर्फ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो ओवरऑल चार्ज कैरी करते हैं, मींस इधर इट इज प्रोटॉन कैरिंग अ चार्ज और इलेक्ट्रॉन कैरिंग, उसके अलावा तो कोई चार्ज पार्टिकल्स नहीं है, ना ही कोई चार्ज कैरी कर रहा है। अब अगर कोई पार्टिकल चार्ज कैरी नहीं कर रहा है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के अलावा, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अगर मैं चार्ज लिखना चाहूं तो मैं प्रोटॉन के लिए लिखता हूं दैट इज 1.6 into 10⁻⁹ कूलम, while for electron I write it as -1.6 into 10⁻⁹ कूलम। मींस अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूं तो इट इज -1.6 एंड फॉर प्रोटॉन इट इज 1.6, जबकि हम लोग जो एक दिस E is for electron, right? And we define a quantity E which has a magnitude of 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। अब जो प्रोटॉन है उसका भी मैग्नीट्यूड इतना ही है, इलेक्ट्रॉन है उसका भी जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो इतना ही है। इसका मतलब यूनिवर्स में जितने भी चार्जेस हैं, बी इट एनीथिंग,
वो सभी क्या है, वो सभी इसी ई के मल्टीपल्स ही तो हैं। लाइक अगर मेरे पास सिस्टम में इफ आई हैव इन सिस्टम n1 number of electrons, n1 electrons, comma n2 protons, तो मैं अगर नेट चार्ज निकालने जाऊं सिस्टम का, क्यू नेट चार्ज अगर मैं निकालने जाऊं तो वो क्या होगा, n1 इंटू माइनस ई, n1 इंटू माइनस ई, क्योंकि यहां पे माइनस का साइन है, ये चीज ध्यान रखें, प्लस n2 इंटू ई प्रोटॉन के लिए, राइट, क्योंकि n2 प्रोटॉन्स है और n1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मेरा जो टोटल चार्ज होगा दैट विल बी n2 माइनस n1 इंटू ई, इट कैन बी कंसिडर्ड एज n टाइम्स ऑफ ई, मींस मेरा जो नेट चार्ज है वो किसके टर्म्स में आ रहा है, मेरा नेट चार्ज आ रहा है ई के टर्म्स में, राइट, दैट मींस इट इज n इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स, मींस जितना भी होगा ये n, फिर चाहे 10,000 प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन हो या इन दोनों का डिफरेंस 50,000 हो, डजंट मैटर, हमारी जो मल्टीप्लीकेशन आएगी वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 के साथ आएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप जितना भी चार्ज लो, जो भी चार्ज लेते हो, आप उसे E के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, मींस दिस होल थिंग कैन बी क्वांटाइज्ड टू E इन द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ E। अब यहां पे इंटीग्रल मल्टीपल्स का मतलब ये है कि अगर आप ले रहे हो तो आप पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन लोगे और नहीं ले रहे हो तो आप फिर कुछ भी नहीं लोगे, मींस ईदर इट इज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यू विल बी कंसीडरिंग इट कंप्लीट, आधा नहीं है, मींस आप बीच में से इलेक्ट्रॉन को काट के नहीं इस्तेमाल कर सकते हो, इधर यू आर यूटिलाइजिंग इट कंप्लीट और नॉट। तो इसीलिए ये जो n की वैल्यू है, जो n की वैल्यू है वो 1 2 3 एंड सो ऑन, इट कम्स दिस वे लाइक नेचुरल नंबर्स। ये ऐसा नहीं है कि हाफ आएगी या 1.2 आएगी या 1.5 आएगी, नो, इट कैन नॉट कम दैट वे, इट विल बी अ होलसम वैल्यू, राइट। सो अब बात करते हैं, अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो हम बात कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। तो अगर बात करें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, तो चार्ज भाई सीधे सीधे ऐसी प्रॉपर्टी है एक मैटर की जिसे ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अब क्रिएट या डिस्ट्रॉय ना कर पाने का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो लेट्स टॉक अबाउट अ गामा डी के। जब एक गामा रे निकलती है तो वो अपने साथ साथ क्या लेके आती है, वो अपने साथ साथ लेके आती है पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, राइट, अ पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब दोनों का जो चार्ज है वो एग्जैक्टली इसी तरह का है, एक को हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन और एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में मतलब इलेक्ट्रॉन की जगह तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बट प्रोटॉन की जगह वहां पे आ रहा है एक पॉजिट्रॉन। अब पॉजिट्रॉन का मतलब ये है कि उसका जो चार्ज है वो तो प्रोटॉन जितना है, दैट इज पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, लेकिन ऑब्वियसली उसका मास जो है वो उतना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो गामा रे बनती है वो बनती है न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेशन से, राइट। जब न्यूट्रॉन टूटता है तो वहां बनती है गामा रे, साथ के साथ बनता है एक पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, राइट। और क्योंकि एक न्यूट्रॉन में से चीज टूट के आई है तो ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन जितना मास में निकाल दूंगा तो बचा हुआ मास और प्रोटॉन जितना तो नहीं ही है, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास में ज्यादा कोई डिफरेंस तो होता नहीं। अब ऐसे में क्या है कि वो मास तो प्रोटॉन जितना है नहीं, लेकिन चार्ज जरूर प्रोटॉन जैसा है, एग्जैक्टली पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब मास की हम यहां बात नहीं करेंगे क्योंकि जो पॉजिट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों का मास जो है वो ऑब्वियसली न्यूट्रॉन जितना ही हो जाएगा, क्योंकि जो गामा पार्टिकल है, गामा पार्टिकल नहीं, हम इसे गामा रे ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि गामा रे होती है ऑलमोस्ट मासलेस, इसका मास नेग्लिजिबल होता है, मींस इसका मास इनके कंपैरिजन में भी नेग्लिजिबल होता है, राइट। सो गामा इज ऑलवेज अ रे, जैसे बीटा पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन एक्स रेज होते हैं, इसी तरह गामा रे होती है, बिकॉज गामा रेज डू नॉट कैरी अ मास, मींस उनका मास ऑलमोस्ट जीरो ही होता है, राइट। द रेस्ट मास इज टेकन एज जीरो। नाउ सो पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का मास तो हो गया न्यूट्रॉन जितना, तो मास की हम यहां बात नहीं करेंगे, मास तो ऑलरेडी कंजर्व्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मास इज ऑलरेडी एप्लीकेबल। बात करते हैं किसकी, इनके चार्ज की। तो जो पॉजिट्रॉन का चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, वाइल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज आया वो आया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, लेकिन नेगेटिव। तो इनका जो टोटल चार्ज है आफ्टर द डिकम्पोजिशन ऑफ न्यूट्रॉन इज जीरो, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव।
while बिफोर डिकम्पोजिशन न्यूट्रॉन के खुद के पास कोई चार्ज होता है? नहीं, न्यूट्रॉन का अपना चार्ज भी तो जीरो ही है. सो चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, बी इट दिस वन, या फिर अगर आप जो रेडियो एक्टिव डीके देख लो, राइट, जब यूरेनियम 238 ब्रेक होता है बेरियम और क्रिप्टन में, तो वो चीज भी इसी तरह होती है, राइट. वहां पे भी चार्ज जो है टोटल सिस्टम का कंजर्व्ड ही रहता है, और यहां पे भी चार्ज कंजर्व्ड ही है. मींस चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम. हम ऑलवेज बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की, हम ओपन सिस्टम की बात नहीं करते हैं, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम में बाहर से कुछ नहीं आ सकता और अंदर से बाहर कुछ नहीं जा सकता. तो जो सिस्टम के अंदर है वो टोटल चार्ज आप क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, राइट. सो दिस इज हाउ वी टॉक अबाउट एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. अब इसके आगे बात करते हैं ये हमारे अगले टॉपिक की, और वो है कूलम्स लॉ. अब कूलम्स लॉ से एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैट्स होता है शुरू. ये जितना भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है ये सब कुछ था एक सॉर्ट ऑफ वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन टू द इलेक्ट्रोस्टैट्स, जिसमें आपने चार्जेस के बारे में पढ़ा, उनकी 1-2-3 प्रॉपर्टीज पढ़ी, राइट, ताकि आपको आगे चीजें समझने में आसानी हो. अब बात करते हैं कूलम्स लॉ की. अब कूलम्स लॉ क्या कहता है कि अगर दो चार्जेस हैं, जिस तरह दो मासेस हैं उसी तरह अगर दो चार्जेस हैं और उन्हें मैं एक डिस्टेंस से सेपरेट करूं. याद है हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, तो जब हम चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था दैट देयर वाज अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, बिटवीन टू प्रोटॉन्स, राइट. वो जो रिपल्सिव फोर्स आ रही थी एग्जिस्टेंस में, वो किसकी वजह से आ रही थी? वो कोई तो ऐसी फोर्स होगी जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को गवर्न करती है, राइट. तो वो जो फोर्स आ रही थी वो थी कूलम्बियन फोर्स. और कूलम्बियन फोर्स क्या कहती है, लाइक कूलम्स लॉ खुद क्या कहता है, जो फोर्स है वो डिपेंड करती है डायरेक्टली किस पे? चार्जेस पे. लाइक इफ वी हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2 separated by a distance r, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q2 ड्यू टू Q1 कैन बी गिवन एज, जो फोर्स है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है किस पे? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. तो इस तरह हमारा जो कूलम्बियन फोर्स है दैट इज वो किस तरह आ जाएगा? इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अगर मैं हटाऊंगा तो हियर वी ब्रिंग अ कांस्टेंट K, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. अच्छा, एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की ऑब्वियसली एक वैल्यू है, K इज इट इज 8.98 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, राइट. सो K की जो वैल्यू है वो आ जाती है K इज इक्वल टू 8.98 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. अब ये जो K है ये खुद अपने आप में डिफाइन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से. अब जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है? इट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. और एप्सिलॉन नॉट की खुद की अपनी एक वैल्यू है दैट इज 8.85 into 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, राइट. अगर आप चाहें तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां से भी निकाल सकते हैं, लाइक यू हैव K एंड यू हैव 4 पाई, तो आप यहां से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं एंड इट्स वेरी इजी. अच्छा, जो कूलम्स लॉ है तो उसका जो फाइनल फॉर्म निकल के आता है वो क्या है? दैट इज F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इन न्यूटन. अब ये तो बात हो गई इसके स्केलर फॉर्म की, लेकिन अगर मैं बात करूं कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की तो वहां पे आ जाता है क्या फॉर्म? इट विल बी F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 by R cube into position vector R. Where position vector R is what? Is the vector defining the position of the charge experiencing the force with respect to the charge applying the force. Means आप यहां से पोजीशन वेक्टर R देख रहे हो, वो पोजीशन किसकी बता रहा है? वो बता रहा है पोजीशन Q2 की with respect to Q1. So here we put it in the vector form, that is F is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught के Q1 Q2 by R cube into position vector R. अच्छा, ये तो बात हुई कि अगर दो चार्जेस हैं, लेकिन जरा सोचिए अगर दो से ज्यादा चार्जेस हैं और वो एक ही चार्ज पे अगर फोर्स लगा रहे हैं, देन तो वहां पे आता है एग्जिस्टेंस में द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. यही सेम प्रिंसिपल हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, बट वहां पे हम लोगों ने मासेस और ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में पढ़ा था. यहां हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ के, कूलम्बियन फोर्स के इफेक्ट में. तो चलिए बात कर लेते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? लाइक जब हम बात कर रहे थे कूलम्ब्स लॉ की, तो हमने देखा दो चार्जेस के बीच में जब हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, फोर्स निकाल रहे हैं, तो वो किस तरह से आ रही थी? वो आ रही थी Q1 Q2 by R स्क्वायर के फॉर्म में. और लेकिन अगर जरा सोचिए, अगर यही फोर्स किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर लेट अस से Q1, इस Q1 पर अलग अलग चार्जेस, लेट इट बी Q2, Q3, Q4, Q5, इनकी वजह से जो फोर्स आएगी, वो फोर्स जो उस चार्ज के ऊपर एक्सर्ट होगी, तो हम उसे कैसे निकालेंगे? तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है that the total force acting on a particular charge is a vector sum of force applied by all the individual charges on it. Right? जैसे मैं Q4 की जो फोर्स है उसको निकालूंगा, फिर Q3, Q2, Q5, इन सब की फोर्स को मैं ऐड कर दूंगा इन वेक्टर सम, तो मुझे जो मिलेगा दैट विल बी द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट. लेट अस फाइंड आउट कि कितनी फोर्स इस पे एक्ट कर रही है. R13, R12 एंड दिस इज व्हाट R15. राइट? आइए एक बार फोर्स निकाल लेते हैं. जो F1 है, मींस चार्ज 1 पे लगने वाली टोटल फोर्स, वो कितनी होगी? वो होगी F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15. अब यहां पे मैं वैल्यूज लिखता हूं. F12 कितना होगा? दैट विल बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 Q2 बाय R12 का क्यूब इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ R12. कहाँ है? ये रहा. नेक्स्ट प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाय R13 का क्यूब इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ R13 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 बाय R14 का क्यूब इंटू पोजिशन वेक्टर R14 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q5 अपॉन R15 का क्यूब इंटू पोजिशन वेक्टर R15. अब ये चारों क्वांटिटीज का मैं समेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन Q1. तो यहां पे मैं कुछ चीजें हैं जो कॉमन निकाल सकता हूं, दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां पे कॉमन आ जाएगा, Q1 कॉमन आ जाएगा. राइट? उसके अलावा जो चीज बचेगी वो क्या होगी? वो होगी Q2 R12 पोजीशन वेक्टर R12 का क्यूब प्लस Q3 बाय R13 का क्यूब इंटू पोजीशन वेक्टर R13 प्लस Q4 अपॉन R14 का क्यूब इंटू पोजीशन वेक्टर R14 प्लस Q5 बाय R15 का क्यूब इंटू पोजीशन वेक्टर R15.
तो ये हमारे पास आई टोटल वैल्यूज। अब इन्हें अगर मुझे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना हो तो यहाँ पे मैं जो F1 की वैल्यू लिख रहा था, इंस्टेड ऑफ दिस हम इसे डायरेक्टली एक जनरलाइज फॉर्म में अगर लेके आए तो मैं किसी भी Fi चार्ज के ऊपर फोर्स निकालने जाऊं, मींस कोई भी ith चार्ज के ऊपर फोर्स निकालने जाऊं, तो इट विल बी व्हाट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QI where it will be sigma A, where A ranging from I plus 1 to n, it could be anything, and here it will be QA by RIA का क्यूब इंटू RIA का पोजीशन वेक्टर. This forms the generalized form of सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. अगर ये चीज समझ में आई हो बहुत अच्छे, राइट. कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, बहुत सिंपल सी चीज है. हमने सिर्फ क्या किया, हमने सभी फोर्सेस को निकाला, उन्हें वेक्टर फॉर्म में ऐड कर दिया, एंड दैट वेक्टर समेशन ब्रॉट अस टू द जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. तो आज के लिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे. आने वाली वीडियो में हम इसके ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, राइट, एंड चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे. फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही. देखने के लिए थैंक यू.